सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों आपके लिए एक नया शीर्षक हम लेके आए हैं और इस शीर्षक का नाम है कैबिनेट कमेटीज़, अर्थात मंत्रिमंडलीय समितियां। तो आज हम लोग मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, कौन कौन सी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आइए साथियों जानते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में। दरअसल ये जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं ये सरकारी होती हैं। जो सरकार होती है, सरकार के भीतर से इनका गठन किया जाता है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया गया है, यानी हमारे देश में जनता का शासन है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पहले सांसद बनते हैं, फिर उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री और मंत्री बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनसे मिलकर के सरकार बनती है, यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद से मिलकर के जो बनती है वो सरकार, उसको कहते हैं सरकार बनती है। और सरकार संसद के बनाए हुए कानूनों को लागू करती है और देश चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बहुत बड़ा रोल इसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों का होता है साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही धीर गंभीर होते हैं मंत्री। और अब चूंकि लोकतंत्र अपनाया है तो लोकतंत्र में ये प्रथा है, ये परंपरा है कि बड़े बड़े निर्णय जो देश से संबंधित लिए जाते हैं वो किसी एक आदमी के द्वारा नहीं लिए जा सकते। पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि राजा का शासन था और राजा खजाने पर भी उसका अधिकार है, कानून बनाने पर उसका अधिकार है, कानूनों को लागू करने पर उसका पूरा अधिकार है, कानून न मानने वाले को दंड देने पर उसका एकाधिकार है। सारे अधिकार वो अपने अंडर में लिए। ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये है, वो है, तमाम उसकी धारणाएं, उसका प्रचार प्रसार उसका किया जाता था ग्रंथों में, हैं, सबकी वदंतियाँ थीं और जनता को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमने जनता की ताकत को पहचाना और आज जो है हमारे यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय न लेकर के कई व्यक्तियों के समूह के द्वारा मिलजुल करके काम किया जाता है, मिलजुल करके शासन किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये हमारे जो देश की सरकार होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से जो मिल करके बनती है, ये भी इसमें भले ही एक कोई मंत्री एक किसी निश्चित विभाग का वो मंत्री बनाया गया हो, सारा अधिकार उसके क्षेत्र में हो, लेकिन जब कोई उस विभाग से संबंधित कोई निर्णय लिए जाएंगे तो केवल उस एक मंत्री पर अकेले नहीं छोड़ दिया जाएगा। निर्णय हमेशा मिलजुल करके लिए जाते हैं, क्योंकि निर्णय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनका देश और समाज पर गहरा असर पड़ता है। अगर कोई भी एक फैसला गलत हो गया तो उसका भी दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा, कर्मचारियों और अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, उस विभाग को भुगतना पड़ेगा और सारे देश को भुगतना पड़ेगा। और निर्णय अगर अच्छा रहता है तो उससे देश आगे बढ़ता है साथियों। तो इसलिए जो है ये निर्णय एक व्यक्ति पर न छोड़ करके, ये चूँकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में मिलजुल करके निर्णय हम लेते हैं। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ, समितियाँ बना दी जाती हैं और समितियों में कई सदस्य होते हैं। तो जब किसी मुद्दे पर, खास मुद्दे पर कोई निर्णय लेना होता है तो वो मिलजुल करके आपस में सलाह मशवरा करके समन्वय बिठा करके निर्णय लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे देश की सरकार है, जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से मिलकर के बनती है, तो उसके ऊपर तो देश चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मंत्रिमंडल में भी समितियां बनती हैं। तो जो समितियां, जो सरकार है वो अपना काम जो है जिन समितियों के माध्यम से करती है, निर्णय फैसले लेने का काम जिन समितियों के माध्यम से करती है, उनको मंत्रिमंडलीय समितियां कहते हैं। आइए साथियों इनका उद्देश्य जान लेते हैं। दरअसल आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि शासन के संचालन में किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरी जिम्मेदारी न डाल करके कई व्यक्तियों का समूह बना करके, एक संगठन बना करके और निर्णय लिए जाते हैं। अब सरकार का दायित्व तो है देश का नेतृत्व करना, देश को आगे बढ़ाना, फैसले लेना, विधेयक प्रस्तावित करना। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं।
तो इन मंत्रिमंडलीय समितियों का जो उद्देश्य बनाने का रहा है, तो एक तो वो मैंने जो मेन उद्देश्य है वो तो मैंने बताया ही बताया। दूसरा एक ये भी होता है कि सरकार के पास समय का अभाव होता है, और समय के अभाव के साथ साथ सरकार के पास बहुत ढेर सारे कार्य होते हैं, काम होते हैं सरकार के पास। तो सरकार उन अपने समय के अभाव में और ढेर सारे कामों को करने के लिए अलग अलग समितियों में उनका विभाजन कर देती, कार्य विभाजन कर देती, समितियां बना करके। तो वो समितियां किसी मुद्दे पर मतलब जो है वो अपना विचार विमर्श करती हैं और जांच करती हैं और फिर उसके ऊपर प्रस्ताव बनाती हैं और निर्णय लेती हैं। तो अब देखिए, ये जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, क्या एक तो इनका उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया कि समय का अभाव होने के कारण और कार्य की अधिकता होने के कारण इनकी ज़रूरत पड़ती है, और देश के किसी बहुत बड़े विभाग की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर हम सौंप नहीं सकते। हमने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई है तो हम मिलजुल करके शासन करते हैं, सबकी सलाह मशवरा से समन्वय बिठा करके शासन करते हैं। इसलिए मंत्रिमंडलीय समितियों की सरकार को ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बात यह है कि क्या मंत्रिमंडलीय समितियों का संविधान में कोई प्रावधान है? तो साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि मंत्रिमंडलीय समितियों का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये समितियां गैर संवैधानिक हैं, या फिर इनको और एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि संविधानेतर हैं। संविधानेतर हैं, गैर संवैधानिक और संविधानेतर दोनों एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द हैं और उनका अर्थ भी एक ही है। तो ये गैर संवैधानिक हैं और संविधानेतर हैं मंत्रिमंडलीय समितियां। साथियों, ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि शब्दों का भी बहुत बड़ा खेल होता है, और शब्दों के अर्थ और शब्दावली को समझना, वोकैबुलरी को समझना अध्ययन का ये भी एक हिस्सा है। किसी विषय के भीतर उसका अध्ययन करने का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है शब्दावली का ज्ञान होना। तो मंत्रिमंडलीय समितियों का प्रावधान संविधान में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, गैर संवैधानिक हैं। दरअसल ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, पीसीएस में हो या आईएएस में हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, कि एक प्रश्न कोई दे दिया गया और उसमें ये कहा गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है या गैर संवैधानिक है, या और ज़्यादा उसको परिष्कृत कर दिया गया तो लिख दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है। तो उसमें 3 संस्थाएं जो है वो दे दी जाएंगी जो जिनके प्राविधान संविधान में हैं, और एक संस्था दे दी जाएगी, लिख दिया जाएगा मंत्रिमंडलीय समितियां। तो आपको टिक किस पे लगाना है? मंत्रिमंडलीय समितियों पे लगाना है, क्योंकि इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं कि ये 2 प्रकार की होती हैं। जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं हमारी, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक स्थायी मंत्रिमंडलीय समितियां और दूसरी तदर्थ मंत्रिमंडलीय समितियां। स्थायी मतलब जिनकी ज़रूरत कोई भी सरकार आए, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आए, उन समितियों की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी। नई सरकार बनेगी तो उनका गठन वो सरकार को करना पड़ेगा, सत्ताधारी दल को करना पड़ेगा। तो वो स्थायी समितियां हो गई। तदर्थ समितियों का मतलब होता है अस्थायी समितियां, परिस्थिति जन्य समितियां। कोई ऐसी अकस्मात मतलब ऐसी तत्कालीन कोई समस्या ऐसी खड़ी हो गई है, देश के सामने आ गई है, वो कोई स्थायी नहीं है, अकस्मात कोई समस्या आ गई है, तो उस पर जो है वो एक समिति बना के तैयार की जाएगी कि वो उस समस्या का अध्ययन करे और उस समस्या का हल बताए और उस पर एक प्रस्ताव बनाए। तो वो जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो समस्या खत्म हो जाएगी, तो वो समिति भी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की समितियों को तदर्थ समितियां कहते हैं। अस्थायी समितियां हैं, उसी समय भर के लिए बनाई जाती हैं जितनी की उनको ज़रूरत होती है। तो साथियों, इनका कार्य क्या होता है? इनके कार्य पर
हम चर्चा कर लें कि जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं ये विभिन्न मुद्दों का हल निकालना, देश इतना बड़ा देश है, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं नित्य नई आती रहती हैं, बहुत सारे विधेयक आते हैं, उस पर देश पे गर्मा गर्म बहस होती है, संसद में गर्मा गर्म बहस होती है। तो सरकार के द्वारा बनाई गई जो समिति है वो जिससे रिलेटेड है, जो मुद्दा है, जिस मुद्दे से वो समिति रिलेटेड है, उस मुद्दे को उस पर वो हल निकालेगी और हल निकालने के साथ वो मंत्रिमंडल के लिए उसको प्रस्ताव बना के तैयार करेगी। और न सिर्फ प्रस्ताव बना के तैयार करती है बल्कि ये मंत्रिमंडलीय समितियां जो है ये निर्णय भी लेती हैं, निर्णय भी लेती हैं और अंतिम फैसला भी लेती हैं। तो साथियों, इसके अलावा इन समितियों की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, एक इनके लिए शब्द यूज़ किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस है ये समितियां एक प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस हैं, यानी एक संगठनिक युक्ति हैं, एक तरीका है हल निकालने का कि हम एक आदमी के ऊपर सारा भार न डाल करके हम कई लोगों की कमेटी, कई लोगों, मंत्रिमंडल के कई लोगों को बना करके, मतलब 8 सदस्य तक हो सकते हैं एक कमेटी में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 से लेकर के 8 सदस्य तक हो सकते हैं, जैसी जिसकी ज़रूरत हो, मुद्दे पर आधारित होता है। तो वो मिलजुल करके, तो एक ऑर्गेनाइज्ड हो करके, एक संगठित हो करके सभी लोग अपने अपने विचार रखें और एक संगठित हो करके एक उसका हल निकालें मुद्दे का। तो एक प्रकार से इनको ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस भी कहा जाता है। तो 1994 में देखा जाए तो 13 समितियां थीं, मंत्रिमंडलीय समितियां, और 2013 में ये घट करके 10 रह गईं। और इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने इन समितियों की संख्या घटा करके केवल 6 कर दी और 2014 में 6 हो गई। लेकिन इसके बाद फिर उन्हें इनका महत्व समझ में आया कि नहीं, इन समितियां और होनी चाहिए, तो 6 से बढ़ा करके जब 2019 में उनकी पुनः सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, तो 2 समितियों को और बढ़ा दिया गया। तो इस समय वर्तमान में जो मंत्रिमंडल की समितियां हैं, मंत्रिमंडलीय समितियां, वो टोटल उनकी संख्या 8 है। अब आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी समितियां हैं और उनके क्या क्या काम हैं, आइए जान लेते हैं। और एक चीज़ और साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से अधिकतर जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वही उनकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और अध्यक्षता भी करते हैं और फैसला भी लेते हैं। और एक दो ऐसी भी समितियां होती हैं जिनका अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होता है। तो ये बहुत ही निर्णय लेने वाली एक कमेटी के रूप में कार्य करती है, इनका बड़ा महत्व होता है और मंत्री ही इसमें शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी मंत्रिमंडलीय समितियां देश को चला रही हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब 2014 में सरकार बीजेपी की आई, प्रधानमंत्री मोदी बने, तो 6 समितियां उन्होंने घटा करके केवल 6 समितियां रखी। लेकिन बाद में 2019 में पुनः उनकी सरकार आई तो उन्होंने महसूस किया इन मंत्रिमंडलीय समितियों के महत्व को और कार्य की अधिकता के कारण फिर 2 और समितियां उनके द्वारा बढ़ाई गईं। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन सी समितियां। एक तो वो समितियां जो मैंने अभी बताई कि जो स्थायी होती हैं, जिनका निर्माण करना ही करना होता है, और दूसरी तदर्थ समितियां होती हैं जो परिस्थितिजन्य होती हैं, आवश्यकता के अनुसार उनका निर्माण किया जाता है और जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है, तो वो समितियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कि कौन कौन सी समितियां इस समय चल रही हैं, अपना काम कर रही हैं। सबसे पहली समिति राजनीतिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति होती है। राजनीतिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति होती है और इसका कार्य होता है कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, दूसरी तरफ विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष की सरकार होती है और विपक्ष जो है वो बहुत सावधान रहता है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है और उन बारीकियों को पकड़ता है विपक्ष जहां पर सरकार से कुछ गलतियां हो रही होती हैं। तो सरकार को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। तो
एक तो ये राजनीतिक मामले हो गए, और सरकार ने जो फैसले लिए हैं उससे देश की जनता पर क्या रिएक्शन हो रहा है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो जिस क्षेत्र से संबंधित फैसला लिया है उस क्षेत्र से जुड़े विभागों से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी और उनके संगठन, उनकी यूनियन, उन पर क्या रिएक्शन हो रहा है। विपक्ष किस तरीके का मतलब जो है वो सरकार के प्रति क्या रवैया उसका है। तो देश किस तरफ जा रहा है, राजनीतिक रूप से परिवर्तित हो रहा है। सरकार की वाहवाही हो रही है या सरकार की आलोचना हो रही है। इन सारे राजनीतिक मुद्दों पर ये जो कमेटी है ये नज़र रखती है और उसका हल निकालती है, और उसका अपने निर्णय के पक्ष में जवाब देती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है, अपनी सफाई देती है। तो साथियों, ये पहली समिति मैंने आपको बताई, राजनीतिक मामलों की समिति है, मंत्रिमंडलीय समिति। अब दूसरी समिति के विषय में जो चर्चा हम करेंगे वो है आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या नए नियम कानून लाने चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, इस पर पूरी अर्थव्यवस्था पर ये मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है आर्थिक मामलों से संबंधित, ये नज़र रखती है। अब इसके बाद तीसरी जो समिति है वो नियुक्ति संबंधी समिति है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि भारत सरकार के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कहते हैं, वो हो गए। इसके बाद बैंकों के बड़े बड़े अधिकारी हो गए, जो बहुत बड़े स्तर के अधिकारी बैंकों के हो गए, और केंद्रीय सचिवालय के बड़े बड़े अधिकारी हो गए, सचिव हो गए सरकारी उपक्रमों के। तो ये बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करने के लिए, विधि सम्मत नियुक्ति करने के लिए ये एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाती है कि ये समिति ये कार्य देखेगी कि मतलब अब जैसे आरबीआई का गवर्नर है, बैंकों में और बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, सार्वजनिक सरकार के पब्लिक सेक्टर के पीएसयूज हैं, उनमें नियुक्ति का मामला, तो ये नियुक्ति संबंधी जिम्मेदारी निभाती है और लीगल इलीगल ये सारी चीज़ें देखती है। तो ये इसलिए बनाई जाती है नियुक्ति के संबंध में ये निर्णय दे, प्रस्ताव दे। अब इसके बाद जो चौथी समिति है वो संसदीय मामलों की समिति है, और संसद में ये देखा जाता है कि संसद में सरकार की भूमिका क्या है, और सरकार के कार्यों को देखती है ये समिति। और संसद में उसकी, चूंकि आप जानते हैं कि सरकार का निर्माण संसद से ही निकल करके होता है, पहले तो जो जीत करके आता है वो सांसद ही होता है, और फिर वो उनमें से कुछ सरकार के लिए बुलाए जाते हैं, उनका नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सरकार का और संसद का गहरा संबंध होता है आपस में। तो ये जो संसदीय मंत्रिमंडलीय समिति है ये सरकार को देखती है, नज़र रखती है कि कितना तालमेल है संसद में और सरकार क्या कर रही है संसद के लिए, संसद के कार्यों को देखना, और संसद के प्रति उसकी भूमिका क्या है, जवाबदेही सरकार की भूमिका है तो उसको देखना, उस पर ये नज़र रखती है और समय समय पर अपने सुझाव प्रधानमंत्री को देती है। तो साथियों, इसमें और पांचवी समिति जो है वो सुरक्षा संबंधी समिति है हमारी। तो ये देश में रक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सामान और विदेशों से आने वाले रक्षा सामान, और चाहे वो तोपें हों, चाहे वो जेट फाइटर विमान हों, या अन्य भारी भरकम सामग्री हो, तो ये उस पर निर्णय लेती है, निर्णय सिफारिश करती है। उसका कैसे लिया जाएगा, वो निर्णय कैसे सौदेबाजी होगी, उसका हल निकालती है। ये मतलब जो है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, ये भारत की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित
ये फैसले लेती है। इसके बाद आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, जो आवास आप जानते हैं कि संसद एक बहुत बड़ी संस्था है और उसमें आवास किसका खाली कराना है, किसको आवास देना है और कौन इलीगली रह रहा है, ये सारी चीज़ें चूँकि 543 तो अकेले लोकसभा के ही हो गए और 245 जो है वर्तमान में राज्यसभा के हो गए, तो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के आवासों की सुविधा देना और उनको मुहैया कराना, ये जिम्मेदारी मतलब जो है इस मंत्रिमंडलीय समिति की होती है। और चूँकि मंत्रिमंडल का काम ही निर्णय लेना है, तो वो समितियों के माध्यम से सरकार अपने निर्णय लेती है। तो ये आवास संबंधी समिति है, तो ये आवास संबंधी निर्णय सुझाव सरकार को, प्रधानमंत्री को देती है। और जो 7वीं जो हमारी मंत्रिमंडलीय समिति है वो ये 2 बाद में जोड़ी गई हैं। 2019 में जब पुनः सत्ता बीजेपी की आई है तो 7वीं और 8वीं ये समिति बनाई गई है। ये निवेश और वृद्धि पर आधारित समिति है कि भाई कितना निवेश, FDI कितना आ रहा है, कितना भारत निवेश कर रहा है, कितने विदेशों से निवेश आ रहा है और प्राइवेट सेक्टर से कितना निवेश आ रहा है, तो कितनी वृद्धि हो रही है। तो इस पर ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है और नज़र रखती है देश पर। और 8वां जो है वो रोजगार एवं कौशल विकास योजना सरकार ने चलाई थी, तो उस पर एक समिति बना के तैयार की कि उसकी रिपोर्ट क्या, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और जो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, और जो हमारे लक्ष्य निर्धारित थे उसके लिए कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो ये 2 समितियाँ बाद में बनाई गई हैं। तो ऊपर अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ऊपर की जो 3 समितियाँ हैं, राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति और इसके बाद आर्थिक मामलों से संबंधित समिति और नियुक्ति संबंधी समिति, ये 3 समितियों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और वही इनके बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और जो चौथी मैंने बताई संसदीय मामलों की समिति, इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री करते हैं और इसके अध्यक्ष भी गृह मंत्री ही होते हैं। और बाकी वो समितियां, उसमें अधिकतर समितियों के तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारी समितियों के हों, तो गृह मंत्री भी उसके अध्यक्ष बनते हैं नीचे की समितियों के। अब देखिए यहाँ पर जो राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक मामलों से संबंधित जो समिति है, इस समिति में जो लोग होते हैं, कैबिनेट के मंत्री इसमें होते हैं टॉप क्लास के मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के बहुत चहेते वो मंत्री होते हैं, काबिल भी होते हैं, होशियार भी होते हैं। तो ऐसी मंत्रियों से मिल करके जो राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति बनती है, वो उसको सुपर कैबिनेट कहते हैं। सुपर कैबिनेट का मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल, यानी सरकार के भी ऊपर सरकार, यानी कुछ व्यक्ति उस मिल करके सारे देश को चला रहे हैं, उसको सुपर कैबिनेट कहते हैं। किसको कहते हैं सुपर कैबिनेट? जो हमारी राजनीतिक मामलों से संबंधित जो मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य हैं और वो सारे के सारे मंत्री हैं, उसमें वो 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 तक हो सकते हैं, वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये राजनीतिक मामलों पर नज़र रखती है और बड़ी इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो हमारे देश में आप जानते हैं कि सक्रिय लोकतंत्र है और सक्रिय लोकतंत्र होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही प्रतिस्पर्धा, बहुत गलाकाट प्रतियोगिता है सत्ता को लेकर के विपक्षी दलों में। तो बहुत ही यहाँ पर जो लोकतंत्र जो है बड़ा सक्रिय है और सत्ता को लेकर के बड़ी गलाकाट प्रतियोगिता यहाँ पर है। तो पल पल पर नज़र रखनी पड़ती है। तो जो राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसको सुपर कैबिनेट कहते हैं और वो प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा मिलकर के बनती है और राजनीतिक परिस्थितियों पर ये नज़र रखती है। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो था वो मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए समर्पित था। और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार साथियों।